हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है इनकम मेथड। इस वीडियो में आज हम इनकम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकम मेथड की डेफिनेशन देखते हैं। इस मेथड के अंदर हम किस तरह नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। According to this method, national income is estimated in terms of factor payments, which include compensation of employees, rent, interest, and profit to the owners, which is also known as household, of factor of production, which include labor, land, capital, and enterprise during an accounting year. इसका मतलब है कि इनकम मेथड के अंदर हम फैक्टर पेमेंट्स का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं जब भी कंज्यूमर फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में उसको रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न आपका 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड इज रेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज प्रॉफिट। इनकम मेथड के अंदर जब हम इन चारों फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करते हैं, जिसे हम फैक्टर इनकम्स भी कहते हैं, तो उससे जो अमाउंट आता है उसे एनडीपी एट एफसी कहा जाता है। यहाँ आपको याद रखना है कि एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनकम मेथड का यूज करके हम सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं एंड देन एनडीपी एट एफसी को हम कन्वर्ट करते हैं एनएनपी एट एफसी में, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो सिंपली इस मेथड के अंदर हम इन चारों इनकम्स को ऐड करके सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं एंड देन डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह इनकम मेथड का फॉर्मूला हुआ एनडीपी एट एफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। नाउ इस मेथड के अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को कलेक्टिवली ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, इसलिए हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के साथ ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूडिंग होता है। और उसके अलावा एक और इनकम होती है जिसको भी हम इस मेथड में ऐड करते हैं, विच इज मिक्स्ड इनकम, जो चारों पेमेंट्स को मिला करके जनरेट की जाती है। तो इस तरह इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा NDP at FC equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Then NDP at FC को कैलकुलेट करने के बाद आप उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम NNP at FC कहते हैं। आपको यह याद रखना है कि NNP at FC को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसका मतलब वहाँ NNP at FC से है। एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ऐसा करने से आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। नाउ हम एक एक करके इस मेथड के सभी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसे कहते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर और एम्प्लॉयर to their employees in the form of wages and salaries and other payments in cash and kind and social security benefit in return of work done। इसका मतलब है कि compensation of employees एक पेमेंट है जो एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉइज को उनके काम के बदले में, जिसके अंदर हम वेजेस एंड सैलरीज को इंक्लूड करते हैं, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। इसके अलावा हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को भी ऐड करते हैं एंड पेंशन और रिटायरमेंट को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपका टोटल 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकंड इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इन चारों को ऐड करके ही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसके अंदर हम वो सभी पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में पे कर रहा है, जिसके अंदर बेसिक पे, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा इंक्लूड किया जाता है। ये सभी वो पेमेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में पे करता है, इसलिए इसे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कहा जाता है। नाउ सेकंड इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसके अंदर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कैश पे नहीं करता, उसके बदले में उसे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अकोमोडेशन यानी हाउस प्रोवाइड करना, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, यूनिफॉर्म्स,
फ्री ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा का इंक्लूड किया जाता है। ये सभी फैसिलिटीज को हम वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कहते हैं। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन रखता है या ग्रुप इंश्योरेंस कराता है या ग्रेचुइटी कराता है, तो इस केस के अंदर जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर या हम कहें आपके लिए इन सभी स्कीम्स में डिपॉजिट कराता है, तो उसे हम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इन स्कीम्स के अंदर सिर्फ उसी अमाउंट को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है। कभी भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। एंड फोर्थ इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये भी एक स्कीम होती है जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूडिंग होती है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसके अंदर जब भी आप कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसके अंदर पेंशन और रिटायरमेंट का प्रोविजन रखा जाता है। और इस तरह आपका कंपनसेशन एम्प्लॉइज का मीनिंग कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज की टोटल 4 कैटेगरीज हैं, विच इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड लास्ट पेंशन ऑन रिटायरमेंट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम मेथड का सेकंड कंपोनेंट विच इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टोटल आपकी 3 तरीके से जनरेट की जाती है। फर्स्ट इज रेंट, सेकंड इज रॉयल्टी एंड थर्ड इज इंटरेस्ट। सबसे पहले हम रेंट का मीनिंग देखते हैं, which is rent is defined as the amount receivable by a landlord from a tenant for the use of his land। इसका मतलब है कि जब एक लैंडलॉर्ड यानी ओनर अपनी लैंड को किराए पे चढ़ाता है जिसे हम टेनेंट कहते हैं, और उसके बदले में जो अमाउंट वो रिसीव करता है उस अमाउंट को हम रेंट कहते हैं, और रेंट को ही हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट इज रॉयल्टी, जिसका मीनिंग है royalty is defined as the amount receivable by a landlord for granting the leasing rights of subsoil asset। रॉयल्टी को भी हम रेंट की तरह ही समझ सकते हैं। इसमें भी लैंडलॉर्ड जो है अमाउंट को रिसीव करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रॉयल्टी वर्ड का यूज तब किया जाता है जब एक लैंडलॉर्ड अपनी सबसॉइल एसेट्स को यूज करने के लिए किसी और को देता है। यहाँ सबसॉइल एसेट्स के अंदर हम डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन, नेचुरल गैस और पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स को इंक्लूड करते हैं। अगर लैंडलॉर्ड जो हाउस होल्ड सेक्टर है अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को उसके कॉपीराइट्स, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स का यूज करने के लिए देता है और उसके बदले में उनसे कुछ अमाउंट रिसीव करता है, तो उस केस में उस अमाउंट को हम रॉयल्टी कहते हैं। तो यहाँ रेंट और रॉयल्टी लगभग सेम है, बस फर्क इतना है कि रेंट का यूज हम तब करते हैं जब एक लैंडलॉर्ड अपनी लैंड को किसी और पर्सन को देता है जिसे हम टेनेंट कहते हैं और उसके बदले में अमाउंट रिसीव करता है, और रॉयल्टी को हम तब यूज करते हैं जब एक लैंडलॉर्ड अपने पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क्स का यूज करने के लिए देता है और उसके बदले में जो अमाउंट रिसीव करता है। तो ये आपको ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। देन थर्ड इज इंटरेस्ट, जिसका मीनिंग है द अमाउंट पेबल टू द ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन द प्रोडक्शन यूनिट। इसको याद रखने के लिए आपको सिंपली सिर्फ ये समझना है कि अगर आप अपनी कैपिटल को किसी पर्सन को देते हैं यूज करने के लिए और उसके बदले में वो आपको अमाउंट पे करता है, तो उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। और इस तरह आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। नाउ हम देखते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, विच इज इनकम अर्न्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स का यूज करके इनकम अर्न करता है तो उस इनकम को हम प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं उसको भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है डिविडेंड्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे पहले हम डिविडेंड का मीनिंग देखते हैं, विच इज इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders according to their shareholding ratio. It is also called distributed profit. इसका मतलब है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप अपने शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग रेशियो,
तो उस पार्ट को हम डिविडेंड कहते हैं और डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। देन सेकंड इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जिसका मीनिंग है इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टैक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। इसका मतलब है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टैक्स, उसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसका मीनिंग है इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो फर्म अपने बिजनेस के अंदर रखती है, जिसका यूज वो फ्यूचर में करेगी या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करेगी, उस पार्ट को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग्स और सरप्लस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर और रिटेन अर्निंग। इसको हम सेविंग और सरप्लस के नाम से भी जानते हैं और इसको हम रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं। और इस तरह आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट होता है। नाउ आपका लास्ट एलिमेंट है इनकम मेथड का मिक्स्ड इनकम, जिसका मीनिंग है मिक्स्ड इनकम रिफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउसहोल्ड एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है कि जब एक पर्सन अपने खुद की लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का यूज करके इनकम को जनरेट करता है, तो उस इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। These incomes are a mixture of wages, rent, interest and profit. Mixed income आपका wages, rent, interest and profit का mixture होता है and separate estimation of wages, rent, interest and profit is not possible. और जब आप खुद की लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके इनकम को जनरेट करते हैं, जिसके अंदर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सभी एक साथ इंक्लूडिंग होता है, तो उस केस में हम सबका अलग अलग से एस्टिमेशन लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड और परचेज फ्रॉम द मार्केट। अब क्योंकि आप सभी चीजें अपनी खुद की यूज करते हो और आप इन्हें मार्केट से हायर भी नहीं करते, ना ही आप मार्केट से परचेज करते हो, इसलिए इन सब का सेपरेट एस्टिमेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल भी नहीं है। जिसका एग्जांपल है डॉक्टर रनिंग क्लिनिक इन हिज ओन हाउस। जब एक डॉक्टर अपने खुद के घर में क्लिनिक चलाता है, इस केस के अंदर डॉक्टर का खुद का घर है तो लैंड उसकी हो गई, वो खुद काम कर रहा है तो लेबर भी उसकी हो गई, उसी की कैपिटल होती है और साथ साथ उसी की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का यूज करके वो इनकम को जनरेट करता है। तो इस केस में एक डॉक्टर की इनकम को सेपरेट एस्टिमेशन लगाना कि उसमें क्या वेजेस है, क्या रेंट है, क्या इंटरेस्ट है और क्या प्रॉफिट है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक डॉक्टर के थ्रू की गई इनकम को हम मिक्स्ड इनकम के पॉइंट से इनकम मेथड में लिखते हैं, बिकॉज सेपरेट estimation of wages, rent, interest and profit is not possible in the case of a doctor. और इस तरह आपके इनकम मेथड के सभी कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखा, देन सेकंड हमने ऑपरेटिंग सरप्लस देखा एंड देन लास्ट हमने मिक्स्ड इनकम को डिस्कस किया। और इस तरह आपका इनकम मेथड कंप्लीट होता है। इसको याद रखने के लिए आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं। इनकम मेथड के अंदर हम सबसे पहले NDP/FC को कैलकुलेट करते हैं, जिसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉइज को टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एंड देन ऑपरेटिंग सरप्लस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी, सेकंड इज इंटरेस्ट एंड थर्ड इज प्रॉफिट। एंड देन प्रॉफिट को भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, विच इज डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपको सिंपली इस डायग्राम को याद रखना है। इसको याद करने से आपका इनकम मेथड कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी लगेगा। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ आई होंगी। पार्ट नंबर 5 में हम A प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड एंड B क्वेश्चंस ऑफ इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट।
आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।